बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट नंबर 3 ग्रेड 9 की डायनामिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तो चलते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस गिवन होंगे और इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज़ क्या है? ए 30 kg ऑब्जेक्ट इज़ सपोर्टेड फ्रॉम रोप such that tension in the rope is equal to its weight. The weight of the object is, हमारे पास कितने ऑप्शंस गिवन है? ए बी सी डी, मोर देन 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। तो अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल है। ए 30 kg ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोप। तो यहाँ पर एक रोप है, रस्सी है, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है जिसकी मेज हमारे पास है 30 kg। अब यहाँ पर दो फोर्सेस एक्टिंग कर रहे हैं, एक इसकी वेट जो कि डाउनवर्ड की तरफ है W, और दूसरी उसकी हमारे पास रिएक्शन है, क्योंकि हर एक एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन, तो वो अपवर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर हमारे पास T इज इक्वल टू W, T इज इक्वल टू mg। तो m हमारे पास क्या है? 30, और g की वैल्यू हमारे पास है 9.8। तो अगर इससे हम ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करें, 0 0 के साथ कैंसिल, 8 3 24, 2 आ गया, 8 3 9 27, 294 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? अगर इसके साथ में एक 30 kg बॉडी को सस्पेंड कर लूँ तो इसमें हमारे पास टेंशन रहेगी 294। तो इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसमें हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर को चूज़ करना होगा। हाँ, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात जहन में बिठा दे। बाज़ औक़ात हम इस तरह करते हैं कि फार्मूला यही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली हम क्या करते हैं कि 30 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 300 न्यूटन। तो उस केस में हम किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो हमारे पास क्या है? 30 kg, 30 न्यूटन, 294 न्यूटन, 9.8। तो इसमें 300 का ऑप्शन है नहीं, लेकिन उसके नियरेस्ट क्या है हमारे पास? 294 न्यूटन। तो एक बॉडी जिसकी मेस 30 kg है, तो उस रोप में हमारे पास उस क्या होगी? उसकी वेट कितनी होगी? उसकी वेट हमारे पास होगी 294 kg। तो आप दूसरे नंबर की तरफ देखिए, फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मेस 0.5 kg इज। तो ये भी हमारे पास क्या है? बेसिकली ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस, फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है? ये नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस, हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या है? एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर इन ए बॉल ऑफ मेस 0.5 kg, यानी मेस हमारे पास क्या है? 0.5 kg। अब 0.5 kg मेस है, उसमें इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स कि वो इतनी एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। तो यहाँ पर फोर्स कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट किया। तो फार्मूला वही है, F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर है 0.5, यहाँ पर है एक्सेलरेशन। तो इससे डेसिमल पॉइंट रिमूव करें, 10 0 0 के साथ 5 डिवाइड बाय 1, 5 हमारे पास आ गया 5 न्यूटन। तो इस पर फोर्स हमारे पास कितनी होगी? फोर्स हमारे पास कितनी रहेगी? तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर की तरफ देखें, बॉल ए कोलाइड्स विद बॉल बी विच इज एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। दो बॉडीज हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए, नज़दीक आ गए। 3 नंबर, एक बॉडी है जिसकी में से m1, दूसरी बॉडी है उसकी में से m2, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इनमें कुछ इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं कोलिजन। तो अब हमारे पास क्या है? एक रेस्ट में है और एक मोशन में है। ये हमारे पास क्या है? मोशन में है।
और ये दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, m2, ये रेस्ट में है, ये आ गया इसके साथ कोलाइड कर गया। तो आफ्टर द कोलिजन हमारे पास क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल है नहीं। तो ऑप्शन ए को हम वन बाय वन रीड करते हैं। बॉल ए कम्स टू रेस्ट एंड बॉल बी स्टार्ट्स मूविंग, यानी बॉल ए रुक जाएगा और बॉल बी मोशन स्टार्ट कर लेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। बोथ बॉल मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये भी पॉसिबल है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें। डिपेंड्स अपॉन देयर मेस। बोथ बॉल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों बॉल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट, इसमें से देखिए बॉल ए कोलाइड कर रहा है बॉल बी से। आफ्टर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें से एक कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, तो वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए भी पॉसिबल है, ऑप्शन बी भी पॉसिबल है, ऑप्शन सी भी पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो हर केस में पॉसिबल। एक ने यानी दोनों बॉडीज़ ने एक में से मोशन में आना है, दूसरे में रुकना है, या दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या एक रेस्ट में होगा दूसरा मोशन में होगा, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन दोनों रुक नहीं सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 4 नंबर की तरफ देखिए। व्हाट इज द मेस ऑफ द कार दैट इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड ए मोमेंटम ऑफ 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मेस, हमने क्या फाइंड करनी है, मेस फाइंड करनी है। विद वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, एंड ए मोमेंटम, ये हमारे पास मोमेंटम है। यानी 3 क्वांटिटीज हैं, 2 आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं। तो नंबर 4 में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मेस ऑफ द कार, वो हमने फाइंड करनी है। मूविंग ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, एंड ए मोमेंटम ऑफ हमारे पास क्या है 22,000 न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, p इज इक्वल टू mv, मुझे m की वैल्यू चाहिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय v। तो इसमें वैल्यूज पुट कर ले, 22,000 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू m, 0 के साथ करें 2 1 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1100 किलोग्राम जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो मेस रहेगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए हमारे पास क्या है 44 4 लेग 40,000 kg, 21,980 kg, यूनिट 10 100,000 10 22,000 20 kg एंड 1100 kg। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा था, 1100 kg। तो इस 1100 kg को हम यहाँ पर चूज करेंगे, टिक का निशान यहाँ पर लगाएंगे। एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ एंड इज एंड टेकन टू मून शुड हैव, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन पर पड़ा है, उसको हम जो है मून पर लेकर गए, शुड हैव, तो इसकी क्या होगी, लेस मेस कम हो जाएगी, लेस वेट कम हो जाएगी, सेम मेस सेम रहेगी, मोर वेट इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी, सेम मेस सेम रहेगी, लेस वेट लेकिन वेट कम हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन डी, लेस मेस कम हो जाएगी लेकिन वेट सेम रहेगी। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास एक होती है मेस थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहती है और वेट जो है वो वेरी करती है। तो इसमें सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पर है उसकी मेस वही होगी, जो मेस होगी वही मेस इसकी मून पर रहेगी। तो सेम मेस, तो सेम मेस हमारे पास देखे एक यहाँ पर आ रहा है, एक ऑप्शन बी और दूसरा ऑप्शन सी में। तो अब इसमें हम फिर कंफ्यूज हो गए कि ऑप्शन बी पर टिक का निशान लगे, ऑप्शन सी पर। तो अब हम किसकी तरफ देखेंगे, वेट पर। तो जैसे जैसे हम ज़मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ अर्थ से मीन ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। जब जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू mg, इन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू g। जितना हम ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, वेट भी इंक्रीज होगी। तो हम ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास डिक्रीज होगी, जब डिक्रीज होगी तो वेट भी डिक्रीज होगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है हमारे पास क्या होगा, मेस सेम रहेगी लेकिन वेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हम किस पर टिक का निशान लगाएंगे, ऑप्शन सी पर। द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूटन, किलोग्राम, म्यू,
हैविंग नो यूनिट, हैविंग नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। किस तरह? अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि हमारे पास इसकी वेट किस तरह यूनिट नहीं रहेगी। तो ऑप्शन MCQ नंबर 6, F इज इक्वल टू म्यू एफ एन। तो मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? म्यू की वैल्यू चाहिए। तो मैं बोथ साइड्स को किस पर डिवाइड करूंगा? एफ एन पर डिवाइड करूंगा। तो एफ डिवाइड बाय एफ एन इज इक्वल टू म्यू। तो एफ की यूनिट है न्यूटन, इस एफ एन की यूनिट है न्यूटन। तो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं। तो हमारे पास 1 आ गया। 1 मीन्स नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो अब हमारे पास क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन डी पर आप टिक का निशान लगे। 7 नंबर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। यानी हमने क्या फाइंड करना है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू ऑफ मेस 1 kg। मेस हमारे पास क्या है? 1 kg, m इज इक्वल टू 1 kg। हाँ, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? मूविंग विद ए 6 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड हमारे पास क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या है? स्पीड है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, और रेडियस हमारे पास क्या है? 3 मीटर। तो अब देखिए एक बॉडी है, वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और उसका रेडियस कितना है? हमारे पास 3 मीटर है। और उस बॉडी की मेस कितनी है हमारे पास? m इज इक्वल टू 1 kg। तो जब बॉडी हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। वो हमारे पास बराबर है v² डिवाइडेड बाय r। तो इसमें ये वैल्यूज पुट कर ले। यहाँ पर जो आपको मेस दी गई है ये जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दी गई है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 जार 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास क्या गया? 6 2 जार 12, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें, अगर ऑप्शन आप देखें ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इंक्रीज? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी इंक्रीज होगी? इफ mass of the body moving with uniform speed in a circle is double, if mass of the body moving with uniform speed in a circle is double, यानी हमारे पास जो है वो v जो है स्पीड वो कांस्टेंट है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी इंक्रीज होगी? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है किसके इक्वल? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द mass, centripetal force depends upon the v square, centripetal force is inversely proportional to r। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बॉडी तो सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो ये स्किप हो गया, एफ सी जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, तो हमारे पास ये स्किप हो गया। तो हम इसकी तरफ देखेंगे, एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मेस, ग्रेटर विल बी द मेस, ग्रेटर विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्मॉलर विल बी द मेस, स्मॉलर विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी अगर लाइटर बॉडी होगी तो उसके लिए कम फोर्स चाहिए ताकि वो सर्कुलर पाथ में उसको मूव करे। अगर हम एक ईंट ले और एक ब्लॉक ले तो किस बॉडी को, ब्लॉक को या ईंट को सर्कल में घुमाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए? एक ब्लॉक के लिए, क्योंकि उसकी मेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर यहाँ हाउ मेनी विल बी इंक्रीज इफ द मेस ऑफ द बॉडी इज डबल, अगर मेस को मैं डबल करूँगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगी? हमारे पास डबल हो जाएगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए 6 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम, ऑप्शन बी 2 टाइम्स हमारे पास आ रहा है। लास्ट 9 नंबर MCQs की तरफ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन एक्ट एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अब इसमें से कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो आप देखिए टेंशन है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आप किसी चीज़ को सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो जो रस्सी में जो
फोर्स होती है उसको हम टेंशन कहते हैं। फ्रिक्शन की वजह से भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। टेंशन की वजह से भी बैंकिंग ऑफ रोड इसकी एग्जांपल है। फ्रिक्शन की वजह से, टेंशन की वजह से किसी चीज़ को हम धागे से बांध लें तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। इसकी टेंशन की एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी प्लेनेटरी सिस्टम का जो है वो इसकी एग्जांपल है। तो ये सारे जो है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इन सब केसेस में पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी टिक आ रहा है। तो अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है। एन एम्प्टी सूटकेस इज प्लेस्ड in the middle of the bus on its floor traveling at a high speed. When the bus brakes suddenly, the suitcase slides. An empty suitcase is placed. एक खाली सूटकेस जो है वो बस के दरमियान में पड़ा हुआ है, सीट के नीचे। ऑन इट्स फ्लोर ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड, और बस जो है वो हाई स्पीड के साथ जा रही है। व्हेन द बस ब्रेक सडनली, जब ब्रेक जो है बस सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर देती है तो सूटकेस जो है वो स्लाइड करेगा अकॉर्डिंग टू इनर्शिया। अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड की तरफ स्लाइड करेगा या बैकवर्ड। बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड, जंप्स अप, रिमेन्स इन द सेम। तो इनर्शिया के मुताबिक जब गाड़ी स्टार्ट होती है और हम गाड़ी के अंदर बैठे हों, जैसी गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो हम किधर, पीछे की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम गाड़ी ब्रेक्स अप्लाई करती है सडनली तो हम आगे की तरफ धक्का खाते हैं। तो ऐसी ही जब गाड़ी बस सडनली ब्रेक्स अप्लाई करे तो जो सूटकेस है वो किधर जाएगा, स्लाइड करेगा, किस साइड, किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। हाँ, इन न्यूटन्स थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे, एक बात याद रखिए कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। लेकिन दोनों सेम बॉडीज पर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन द थर्ड बॉडी, प्रोड्यूस फ्रिक्शन, एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। कैसे? अब देखिए आपके पास ये बॉडी है, ये ज़मीन पर पड़ी है तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है। एक्शन एज ए रिएक्शन, यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। एफ एन आप उसको कहे या रिएक्शन फोर्स कहे या नॉर्मल फोर्स कहें। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम है ना। अब अगर ये एक बॉडी इस पर लगती, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक्शन किस पर लग रहा है? ज़मीन पर, और रिएक्शन बाल पर लग रहा है। तो बॉडी जो है उस पर रिएक्शन लग रही है और एक्शन जो है वो ज़मीन पर लग रहा है। यानी बाल जो है वो बॉडी ज़मीन पर जो फोर्स लगाती है वो हमारे पास एक्शन है, ज़मीन जो बॉडी पर जो फोर्स लगाती है वो हमारे पास रिएक्शन है। तो ये दोनों बॉडीज़ क्या हैं? डिफरेंट है। तभी ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते। अगर ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते तो बॉडी जो है हमारी, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बेशुमार एग्जांपल है हमारे ज़मीन पर चलना या किसी और एरोप्लेन का, तो फिर वो बॉडी अपनी जगह पर स्टिल हालत में रहती, कभी वो मूव ना कर रही होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के MCQ सॉल्व करवाए। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको MCQ सॉल्व करवाने में कोई डाउट नहीं रहेगी और ना ही आप उस पर जस्ट टिक का निशान लें कि इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।